अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। तो इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए, सारे के सारे लोग जुड़ जाएं, क्योंकि बिहार स्टेट की शुरुआत हो चुकी है मेरे इस नए समय पर 10 बजे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों को एसएसटी किस तरह से पढ़ाऊंगा। अगर आप भूल गए तो मैं आपको दोबारा से एक बार और बता देता हूं कि एसएसटी पढ़ाने का मैंने आप लोगों के लिए क्या तरीका बनाया है ना। तो चलिए, ये तो सारी चीजें हैं, इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, आगे बताता हूं। हाँ, एक तो ये याद रखना कि आपको एसएसटी विद राजराना टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि इसकी पीडीएफ, हर एक क्लास की पीडीएफ आपको यहां पर मिलती है ना, पहला। दूसरा, जो हमने सबसे पहले बताया था कि हम सबसे पहले पीवाईपी करेंगे, ये हमारा काम है। उसके बाद में आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी कराऊंगा, यानी एनसीईआरटी कराऊंगा स्पेशल रूप से देखा जाए तो। तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि टॉपिक वाइज जो सिलेबस दे रखा है, उस टॉपिक वाइज सिलेबस को कराऊंगा, टॉपिक वाइज, है ना, लेके चलेंगे। इसके बाद एक आपका मॉक टेस्ट हुआ करेगा ठीक है, हर 6 दिन के बाद, यानी 7वां दिन जो आपका होगा वो मॉक टेस्ट का होगा, है ना। और उसके बाद जो 5वां है, एक आपको डायरी मेंटेन करनी है, डायरी, जिसमें आपको लिखना है कि आपकी कितनी तैयारी हो गई, आज आपने क्या पढ़ा, क्या आप मिस कर रहे हैं। और 6वां है कि आपको टास्क दिया जाएगा, इस हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो कितने लोग इससे पढ़ने के लिए तैयार हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में सभी थंबनेल कर दो, ठीक है नहीं, जल्दी जल्दी थंबनेल करो। चलो कमेंट बॉक्स में हर एक का सवाल का जवाब भी मुझे थंबनेल में चाहिए, ठीक है ना। और अब मैं आप लोगों को प्रारंभ करता हूं इन प्रश्नों को। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्योंकि अब आपके पास समय है ही कहां, 1 महीने का भी समय नहीं है आपका एग्जाम होने में। तो बहुत जरूरी है कि बीपीएससी 4.0 में आने के लिए आपको इसको पास करना तो जरूरी है। लेकिन मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं, मैं आपको पास करा दूंगा, ठीक है। दुनिया की कोई ताकत आपको पास होने से नहीं रोक सकती। एक तो मुझ पर विश्वास करो, एक चीज और करो अपने साथ, अपने आप पर विश्वास करो। बहुत सारे स्टूडेंट, अरे सर कैसे होगा, अरे क्यों नहीं होगा, है तुम्हारे पास क्या नहीं है, आंखें नहीं है, ठीक है, कान नहीं है, मुंह नहीं है, सब कुछ तो है, क्यों नहीं होगा। जो बाकी कर पा रहे हैं वो आप क्यों नहीं कर पाएंगे, करिए। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं यहां पर कि प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है ना। ये 9th में प्रश्न पूछा गया था एस्टेट के प्रथम उसमें। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि पठारों का पश्चिम से पूर्व, यानी कौन सा पठार पश्चिम में है, फिर उसके पूर्व, उसके पूर्व, उसके पूर्व। तो दक्कन का पठार, छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार, मेघालय का पठार, इस प्रकार से यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो आइए, तो यहां का राइट आंसर देख लेते हैं, ये वाला, कि यहां पर दक्कन का पठार है, फिर आपका दंडकारण्य का पठार है, फिर छोटा नागपुर है, और फिर इसके बाद मेघालय का पठार है ना। आइए सारे पठारों को मैं आपको दिखा दूं तो आप लोगों को याद रहे। देखो यहां पर क्या है, दक्कन का पठार ये रहा, हमें ऐसे ही तो चलना है, दक्कन का पठार पहला। अब दक्कन के पठार के बाद देखो दंडकारण्य का पठार आपको कहां दिखाई देगा, यहां पर दिखाई दे रहा है, ये रहा दंडकारण्य का पठार। छोटा नागपुर का पठार आपको यहां पे दिख रहा होगा, ये रहा छोटा नागपुर का पठार। मेघालय का पठार आपको यहां पे दिख रहा है, देखो, है कि नहीं। इसके अलावा भारत में मालवा का पठार है जो एमपी में है। आपने बुंदेलखंड का पठार सुना होगा, एमपी और यूपी में है। आपने बघेलखंड का पठार पढ़ा होगा, छत्तीसगढ़ में है। आपने छोटा नागपुर का पठार पढ़ा होगा, झारखंड में है, ठीक है। मेघालय का पठार पढ़ा होगा, मेघालय में है। दंडकारण्य का पठार 3 राज्यों में है, यानी आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है और छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, याद रखना। दक्कन का पठार जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है ना, ज्यादातर आप लोगों को महाराष्ट्र में दिखाई देगा। कर्नाटक का पठार कर्नाटक में है, और तेलंगाना का पठार तेलंगाना में है। इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसे भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, पश्चिम से पूर्व। तो अगला प्रश्न आपसे पूर्व से पश्चिम ही पूछ सकता है। तो आप तैयार रखें अपने आप को, है ना, तैयार रखें थोड़ा सा। चलो अगले प्रश्न पे बताओ। ये प्रश्न थोड़ा सा कम दिखाई देगा, है ना, और मुझे पता है कि हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, है ना, बोलेंगे पक्का कि सर छोटा छोटा दिख रहा है। 2-3 स्टूडेंट के तो नाम मुझे पता है ना। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ, वरना
आप लोग ठीक है जीने नहीं दोगे मुझे, इसलिए बता रहा हूं। देखो यहाँ पे क्या है, करेवा, यानी करेवा कहां पर मिलता है, ठीक है, पूर्वी घाट। बरखान कहां पर मिलते हैं, महेंद्रगिरी कहां पर है, उत्तरी सरकार कहां पर है, ये सवाल पूछ रहा है। तो देखो करेवा, करेवा के जो निक्षेप है उनको कहते हैं सरोवरीय निक्षेप, इसको कहते हैं झीलीय निक्षेप। और इसमें जाफरान यानी केसर वगैरह खूब अच्छी तरह से होता है, सेब वगैरह अच्छी तरह से होते हैं। तो पहले तो याद रखना करेवा का संबंध किससे, कश्मीर घाटी से। तो पहले का दूसरा, कहीं पर पहले का दूसरा दिखाई दे रहा है ये, तो यही सही होगा। बी का चौथा बरखान थार मरुस्थल में मिलते हैं, थार मरुस्थल में स्थलाकृति है बरखान, ठीक है नहीं। महेंद्रगिरी क्या है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, और उत्तरी सरकार जो है बंगाल की खाड़ी के साथ तटीय मैदान है। तो यहां पर आप लोगों को ये याद रखना है बस, और कुछ तो करना नहीं है, ठीक है नहीं। और जो नहीं करना है तो आपको याद रखना करेवा जो है वो कश्मीर, करेवा क्या है, कश्मीर, ठीक है ना, देख लो करेवा कश्मीर। बरखांस जो है वो थार मरुस्थल, महेंद्रगिरी की हम बात करेंगे पूर्वी घाट, और उत्तरी सरकार की बात करेंगे बंगाल की खाड़ी। तो यहां पर चौथा राइट आंसर है, बिल्कुल 4 इज द राइट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट, कुछ हमारे स्टूडेंट नेक्स्ट भी लिखने वाले हैं इसमें, है ना, कि सर नेक्स्ट ऐसा लगता है मैं नेक्स्ट बढ़ूंगा ही नहीं, है। चलो अब बताओ यहां पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मोलोसिस बेसिन के रूप में जाना जाता है, जो मृदु असमेकित निक्षेपों से बना हुआ है। तो यहां पे दिख रहा है कितना शानदार और जानदार है, दिख रहा है, ठीक है नहीं। तो यही है आपका मोलोसिस बेसिन, है ना, और जो मृदु असमेकित निक्षेपों से बना हुआ है। तो ये कहां पाया जाता है, त्रिपुरा में, असम में, मिजोरम में या मेघालय में, है ना। चलो जल्दी आंसर बताओ। तो बहुत सारे स्टूडेंट देखो इसका आंसर गलत बताएंगे, मुझे पता है कि वो नई प्रश्न है ये। तो राइट आंसर क्या होगा, मिजोरम। तो क्या होगा, मिजोरम, जिसके नाम में ही क्या है, हंसना मत बस, ठीक। और थोड़ा सा पता है वीडियो को शेयर करते जाओ, लाइक करते जाओ, है ना। और थोड़ा सा जो इमोजी वगैरह उनको चलाते रहा करो, जैसे कि थोड़ा कॉन्फिडेंस से मिले, है ना, जैसे थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि हम आपको रिवॉर्ड देते हैं, और अगर आप भी हमें रिवॉर्ड दोगे तो और अच्छा लगता है। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, कि मुख्य केंद्रीय क्षेप पृथक करता है, यानी मुख्य सेंट्रल थ्रस्ट, इसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। देखो हमारे यहाँ पे देखा जाए, इसका राइट आंसर बताओ। इसका देखा जाए तो ट्रांस हिमालय है, फिर हमारा ग्रेट हिमालय है, फिर हमारा लघु हिमालय है, और फिर हमारा शिवालिक है, ऐसे करके है। ये ट्रांस हिमालय, ये ग्रेट हिमालय, ये लघु हिमालय, और ये शिवालिक, और ये गंगा का मैदान, ठीक है नहीं। तो आप यहां पे देखो इंडो सांगपो सचर यहां पर है, ग्रेट और इसके बीच में MCT यहां पर है, MBF यहां के बीच में है, और HFF यहां के बीच में है। ये कह रहा मेन सेंटर थ्रस्ट, ये रहा मेन सेंटर थ्रस्ट ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है ना, ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। तो ये रही ग्रेट सेंटर थ्रस्ट। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में क्या है, MBF है, मेन बाउंड्री फॉल्ट है। तिब्बत के पठार और बृहद हिमालय के बीच में इंडो सांगपो सचर है। गंगा के मैदान और शिवालिक के बीच में HFF है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे देखूं तो 50 यानी कल 52 प्रश्न हो गए थे ना, 52, 52 हो गए थे। तो 52 के बाद ये 53 वाला प्रश्न होना चाहिए, 53 हो गए, 54 ये होना चाहिए, 55 आप लोगों का ये होना चाहिए, 56 आपका ये होना चाहिए, और 57 आपका ये होना चाहिए। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? अगला प्रश्न बताओ। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार या चीन? 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, और 4 ऑप्शन है तो इसी का आंसर बताइए। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है ना? तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। 7 देश हैं, 7 देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा बटी हुई है। पाकिस्तान के साथ जो है वो 3,323 किलोमीटर की सीमा रेखा है। बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर की सीमा रेखा है।
म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा है। अब मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि किसके साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। ठीक है नहीं, इतना तो मुझे उम्मीद है आप लोगों से। ठीक, आप आंसर बता दोगे अपने आप ही। 58 वाला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप है ना, प्रवाल। अब प्रवाल तो आप जानते हो कि प्रवाल का मतलब कोरल है ना, कोरल यानी मूंगा। और ये क्या है, एनिमल है। याद रखना, पादप में नहीं आता, ये जंतुओं में आता है। और जंतुओं में ग्रुप होता है, इसको कहते हैं सीलेंट्रेटा। क्या कहते हैं इसे, सीलेंट्रेटा कहते हैं। सीलेंट्रेटा सुन लो पहले अच्छे से, है ना। जो कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं इनके भी आपको जवाब मिल लीजिएंगे, लेकिन पहले प्रश्न देख लो और प्रश्न के बाद आंसर देने का पूरा प्रश्न आंसर कीजिए कि कोरल, ठीक है, सीलेंट्रेटा। तो यहां पे याद रखना, और ये जो कोरल है ना हमेशा नमकीन पानी में यानी लवणीय पानी में ही उगते हैं। लवणीय पानी, पहला बात। दूसरी बात, एक बात याद रखना कि अभी तक अगर आपने 5 रुपए वाला पैक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लो। इससे क्या होगा, 5 दिन के लिए आप लोगों को सारे के सारे कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी वीडियो देख सकते हैं, कोई भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं 5 दिन के लिए। और आप टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स में भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, है ना। ये है, आपके साथ साथ 329 रुपए का ऑटो पे लगेगा, जो 5 दिन की अवधि को समाप्त होने के बाद आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा। अब आप कहोगे अगर आप 329 रुपए का ऑटो पे को हटाना चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं, ठीक है। हटाने की प्रक्रिया आप लोगों के फोन पे में दे रखी होती है, वरना गूगल पे डालना कि ऑटो पे को कैसे हटाएं तो आराम से हट जाता। नहीं हटे तो आप मेरे पास नंबर फोन कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वरना उसके बाद भी बहुत ही सिंपल बता रहा हूं कि यह है कि 329 रुपए में 3 महीने हैं। तो 3 महीने जितने भी टेक्स्ट बुक पर नए कोर्स लॉन्च होंगे उस सब में आप अपने आप एनरोल हो जाओगे। जो पिछले लॉन्च हुए हैं उसमें आप अपने आप एनरोल हो जाओगे। 370 से ज्यादा एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप एनरोल हो जाओगे और सारा टेक्स्ट बुक में आपको सब कुछ फ्री मिलेगा। फिर उसके बाद तो ये जो प्रवाल है वो कहाँ मिलते हैं आपको, लक्षद्वीप यानी प्रवाल द्वीप है। ये लक्षद्वीप क्या है, प्रवाल द्वीप है। ये अंडमान प्रवाल भी है और हिमालय पार्ट भी है। बैरन वगैरह है, ये सब हिमालय के पार्ट है, लेकिन लक्षद्वीप जो है वो केवल और केवल प्रवाल से बना हुआ है, ध्यान रखना। भारत के दक्षिणी भागों में बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित मैदानों को तट के रूप में जाना जाता है। बताइए जल्दी बताओ, थोड़ा सा ताकत से बताओ, ताकत से जवाब दो। हर एक का आंसर जो है वो चैट बॉक्स में लिखना चाहिए, हर एक का। अगर आप चाहते हैं कि बिहार स्टेट में, पहले तो थोड़ा वादा लिया था मैंने उस दिन, ठीक है, जोश के साथ आप पढ़ोगे। 120 में से 150 में से 120 नंबर की मैं आप लोगों से डिमांड करता हूं कि इतने नंबर आप लोगों के आने ही आने चाहिए, है ना। और 100 नंबर में से मैं आपको गारंटी देता हूं कि 90 से ज्यादा आपको इसी क्लास से नोट से मिल जाएंगे। ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर मेरी ये क्लास और अगर आप मेरी पेड वाली क्लास दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आपका पीपीएससी टीआरई 4 को निकलने में भी कोई नहीं रोक सकता, ये बता रहा हूं। चलिए, तो दक्षिण भाग में बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित मैदान को क्या कहते हैं, ठीक है ना। ये है, ये बंगाली खाड़ी है, इस किनारे वाले पार्ट को ये पूछ रहा है, ठीक है। तो वो कौन सा, कोरोमंडल है, ठीक है। नहीं, आंसर याद रखना, कोरोमंडल। ये जो कोरोमंडल है वो तमिलनाडु का तट है। तमिलनाडु में कोरोमंडल ज्यादा पड़ता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है नहीं। कोरोमंडल, अब कोरोमंडल के बारे में तो आपको पता ही, यहाँ पे ये कोरोमंडल है पूरा। कोरोमंडल के ऊपर जो है वो आपका क्या, उत्तरी सरकार है, यहां से लेके यहां तक उत्तरी सरकार। यहां पे लेके यहां तक गुजरात में काठियावाड़ है। फिर आप लोगों का कोंकण का मैदान है ना, गोवा और महाराष्ट्र में। फिर आपके कर्नाटक का मैदान है। फिर उसके बाद आपका मालाबार तट है। ये बात भी आप लोगों को पता रहनी चाहिए बस, ठीक है नहीं। ये 59 वाला प्रश्न था।
59। आ जाए 60वें प्रश्न पर। भारत का कौन सा पठार मुख्यतः जलवायु गतिविधियों के कारण बना है? बताओ। जलवायु यानी ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा, यानी वॉल्केनिक इरप्शन से उसका निर्माण हुआ है। वॉल्केनिक इरप्शन से उसका निर्माण हुआ है। सवाल का जवाब बताओ। सवाल का जवाब बताओ। वॉल्केनिक इरप्शन से जिसका निर्माण हुआ है। ठीक है, मालवा का पठार है, सलोंग पठार है, छोटा नागपुर पठार है, दक्कन का पठार है। तो यहाँ पे निश्चित रूप से दक्कन का पठार याद रखना। ठीक है, ज्वालामुखी गतिविधि मतलब लावा, लावा की खट्टनी से बना है तो इसको कहते हैं लावा पठार। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? लावा का पठार कहेंगे। और दक्कन का पठार जो है वो गुजरात में और इसके अलावा महाराष्ट्र में 2 जगह ही फैला हुआ है। ये बात आपको पता रहना चाहिए। इसके अलावा मालवा का पठार भी लावा पठार है, लेकिन इन दोनों में अगर हमको चुनना पड़े तो फिर हम पहले दक्कन का पठार चुनेंगे, ध्यान रखना। शिलोंग का पठार जो है कार्बी एवलोंग के नाम से भी जाना जाता है, कार्बी एवलोंग। ठीक है ना, यहीं पर गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं। छोटा नागपुर जो है वो सबसे ज्यादा आप लोगों के झारखंड में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भूमध्य रेखा के सबसे निकट कौन सा द्वीप है? बताइए। अब कितनी अच्छी तरह से आपको मैपिंग करनी होती है। मैपिंग अगर आप अच्छी आती है तो फिर आराम से आप ज्योग्राफी से डील कर सकते हो। ज्योग्राफी आपको बहुत ही सिंपल लगेगी। लेकिन अगर आपको मैप वगैरह देखना नहीं आता या आपको मैप में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आपका भगवान ही भला कर सकता है। तो यहां पर याद रखना कार निको यानी ग्रेट निकोबार, ये सबसे लास्ट में है ना। ग्रेट निकोबार ही आप लोगों का सबसे लास्ट में है। यहां पर देखेंगे तो उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान, ये लिटिल अंडमान। फिर यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है। फिर इसके बाद कार निकोबार, ठीक है, कार निकोबार और बड़ा निकोबार। तो बड़ा निकोबार जो है वो सबसे पास है, क्योंकि बड़े निकोबार पर ही आप लोगों का क्या इंदिरा पॉइंट है, जो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर है ना। 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? अगला प्रश्न बताओ। बताइए जी, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्णिया या अररिया, है ना। तो यहां पे आपको याद रखना पूर्णिया नहीं करता है इसमें, बाकी सब सीतामढ़ी, मधुबनी और अररिया करता है। ठीक है, तो ये पूर्णिया के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि पूर्णिया जो है केवल और केवल वेस्ट बंगाल से लगता है। ये रहा पूर्णिया, ठीक है नी। ये आपका क्या कह रहा है? नेपाल के साथ सीमा साझा। तो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हुए पश्चिमी चंपारण, उसके बाद है पूर्वी चंपारण, ये है सीतामढ़ी, उसके बाद है मधुबनी, उसके बाद है सुपौल, उसके बाद अररिया, उसके बाद है किशनगंज। तो नेपाल के साथ 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 जिले जो है वो सीमा का निर्माण करते हैं। पश्चिमी चंपारण, देखो चंपारण तो आपको याद ही हो जाएगा, चंपारण पश्चिमी और पूर्वी चंपारण तो आपको है ही। चंपारण के बाद सीतामढ़ी है, ठीक है नहीं, और फिर मधुबनी है, फिर सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है, ठीक है ना। अब क्या इसकी कोई ट्रिक बना सकता है तो बताओ। बताइए। बोलिए जी। यहां पर अब ये जो सारे जो है आपको यूपी से लगने वाले दिखाई दे रहे होंगे। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, ठीक है, यहाँ पे सारण, भोजपुर, बक्सर, यहाँ पे रोहतास, यहाँ पे कैमूर, ठीक है, ये सब आपके यूपी से लगते हैं।
नीचे वाले जो आप लोगों को दिख रहे हैं ना, ये सभी आप लोगों के झारखंड से लगते हैं, यानी कैमूर है, रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बंका है और उसके बाद भागलपुर है। ठीक है, 3 जो लगते हैं वो केवल वेस्ट बंगाल से लगते हैं। ऐसे भी आप लोगों को याद कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। बिहार में, ठीक है नहीं, कौन सा नंबर का प्रश्न था ये? 60वें के बाद 61, 61 के बाद 62, 62 के बाद 63। बिहार में फिलाइट नामक सेल किस सेल समूह से संबंध रखता है? विंध्य से, चतुर्थक से, धारवाड़ से या तृतीयक से? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर, बिहार में फिलाइट नामक सेल किस सेल समूह से संबंध रखता है? तो राइट आंसर होगा धारवाड़ से। राइट आंसर क्या होगा? धारवाड़ इज द राइट आंसर। धारवाड़ इज द राइट आंसर, है ना, याद रखना। चलिए, धारवाड़ की चट्टान, धारवाड़ की चट्टानें नाम सुना? बिहार के निम्नलिखित भागों में कौन सा भौगोलिक रूप से अपेक्षाकृत अधिक पुराना है? बताइए। यहां पर अगर देखा जाए सबको तो इन सब की तुलना में सब पुराने ही हैं, लेकिन इसमें सबसे पुराना कौन सा है? रोहतास का पठार है, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां हैं, खगड़पुर हिल्स पहाड़ियां हैं, ऊपरी गंगा का मैदान है। तो बताइए किसके साथ हो आप? रोहतास के साथ हो, उत्तर पश्चिम पहाड़ियों के साथ हो, या खड़गपुर हिल्स पहाड़ियां, या उत्तर गंगा का मैदान? बता दो एक बार। और ये कई बार बताया है आप लोगों को, आपके भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? रोहतास का पठार, है ना, भौगोलिक रूप से अपेक्षाकृत पुराना है ना, भौगोलिक रूप से अपेक्षाकृत पुराना है। इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे बताइए, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो खगड़िया भी आंसर बता रहे हैं, ठीक है ना, तो आप सब लोग बता सकते हैं यहाँ पे। बिहार का सबसे पुराना खगड़िया ही है ना, खगड़िया, ठीक है नहीं, खगड़िया तो यहाँ पे दे नहीं रखा है, खड़गपुर हिल्स दे रखी है, खगड़िया की हिल्स, क्योंकि एक बार एक प्रश्न आया था खगड़िया की हिल्स का, तो मैंने ये खगड़िया हिल्स बताई थी आप लोगों को, है ना, खड़गपुर वाली जो हिल्स थी, ठीक है नहीं, खगड़िया खड़गपुर। तो यहाँ पे देखो खगड़पुर हिल्स है ना, ये रोहतास से भी ज्यादा पुरानी है अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पुराने में सी राइट आंसर होना चाहिए, खड़गपुर हिल्स, है ना, राइट आंसर, रोहतास नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। खगड़पुर ज्यादा पुराना है और इसमें खगड़पुर ही आंसर आता है ना। अगर आपके यहाँ और भी कोई आंसर आ रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। जहां तक मुझे लगता है खगड़पुर ही है, क्योंकि ये हमने कई बार प्रश्न करा है ना, कई बार प्रश्न किया हुआ है, ठीक है नहीं। और रोहतास यहाँ पे लग गया है, गलत निशान लगा हुआ है ना, तो खगड़पुर ही राइट आंसर बताना। कितनों ने सही किया है? खगड़पुर कितनों ने सही बताया था? तो मोस्टली का देखो खगड़पुर ही आंसर आया है, रोहतास तो आंसर आया ही नहीं है, ठीक है। लेकिन तो अब आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। चलो, कौन से नंबर पर पहुंच गए थे हम? बताइए जी। 63 के बाद आ गए थे हम 64। 64 में खगड़पुर हिल्स हो गया, इसके बाद हो जाते 65। प्रसिद्ध वैदिक उक्ति युद्ध का आरंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है किस ग्रंथ में उल्लिखित है? बताओ। ये कहते हैं ना, आपने देखा होगा अभी महाभारत आई थी, उसमें शकुनी कहता है कि अरे भांजे, युद्ध भूमि से पहले युद्ध मन भूमि में होता है। तो ये मन भूमि क्या है? मस्तिष्क। मस्तिष्क में युद्ध संचालित होता है, तब जाकर यह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। ये बात आप लोगों को पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? अथर्ववेद है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि ने लिखा था, और सबसे बाद में लिखा हुआ वेद है। जादू टोटका, ठीक है, किसी को वशीकरण करना हो, सब कुछ, भूत प्रेतों को भगाना, सब कुछ अथर्ववेद में दे रखा है ना, सब कुछ अथर्ववेद में दे रखा है ना। तुमने देखा होगा ट्रेन वगैरह में जाते हैं, वहां पर लिखा रहता है ना उसमें कि वशीकरण और ये और वो तमाम चीज लिखी थी, क्या चलो मात्र 101 रुपए में। तो ये सब आप लोगों को पता होगा,
लेकिन अथर्ववेद की उन्होंने की जानकारी नहीं होगी, क्योंकि जिन पे ये चीजें आती हैं वो पैसा नहीं लेते हैं, ध्यान रखना, ठीक है नहीं। चलिए 66, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है। अगला प्रश्न बताओ, सरकारिया आयोग बना था वो किस लिए बना था, है ना, केंद्र राज्य संबंधों के लिए बना था ना। तो आप कहोगे सर हाँ, केंद्र राज्य संबंधों के लिए ये बना था। और क्या था ये, ठीक है, सरकारी आयोग ये एक तरह से देखा जाए, ठीक है, कि पूरे के पूरे संविधान की समीक्षा कर रहा था। ये बता रहा था केंद्र और राज्य के बीच में जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें क्या कमियां हैं और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। रिकमेंडेशन देनी थी आपको केंद्र और राज्य के बीच संबंधों की, याद रखना है ना। निम्नांकित में भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है, बताओ। सिनो तिब्बतन, इंडो आर्यन, ऑस्ट्रेलिया एशियाई, और यहां पर आखिरी आंसर द्रविडियन, है ना। निम्नांकित में भारत का कौन सा सबसे लंबा या सबसे बड़ा भारत भाषाई समूह है। सबसे ज्यादा भाषाएं जिस समूह से निकली हैं उसे कहेंगे भाषाई समूह। तो बता दो एक बार, सारे के सारे लोग चैट बॉक्स में लिख दो, सही चल रहे हो सभी लोग, अच्छा पढ़ रहे हो, ठीक है। चैट बॉक्स में लेकर आंसर, यानी हर एक का जो एक कमेंट तो चैट बॉक्स में पक्का आना चाहिए। लाइक करते जाओ भैया, लाइक कर दो, वही नहीं करते तुम बार बार लाइक करने की आपसे कहनी पड़ती है, ठीक है। तो ये है इंडो आर्यन, इंडो आर्यन की जो है वो सबसे ज्यादा है। निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव कहा है। ऐसे प्रश्न आप लोगों से बिहार स्टेट में बहुत पूछे जाते हैं, कथन वाले प्रश्न। ये जो कथन और स्टेटमेंट किसने दिया ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं बिहार में, याद रखना। आइए ना हमारा बिहार में है। वैसे 21 तारीख को आने वाले थे, अब देखते हैं आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन आप लोगों के पास आएंगे, ठीक है नहीं। और सारे लोग इस नंबर को नोट जरूर कर लेना, चाहे कोर्स परचेज करना हो या मुझसे बात करनी हो या कोई सवाल या डाउट पूछना हो तो आप इस पर पूछ सकते हैं निसंकोच, बिल्कुल कोई भी संकोच आप लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है। तो महाद्वीपीय उपद्रव, ठीक है, ये कहा था थॉमस कार्लाइन। बी इज द राइट आंसर। कितने लोगों का आंसर सही है, एक बार थंब एक्सप्रेशन दो कि सर हमारा सही, 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 हमारा सही। बता जल्दी क्या होगा राइट आंसर, ठीक है नहीं। चलिए, तो थॉमस कार्लाइन 69 पे आ जाते हैं। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। संवैधानिक संशोधन को तो ऐसे याद करा दूंगा आपको, पूरे के पूरे 60-70 संवैधानिक संशोधन याद कराऊंगा, वो भी ट्रिक के माध्यम से। कल मैंने आपको कराए थे, याद करो, जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली थी याद करो, कल मैंने 100 से लेकर 106 तक संवैधानिक संशोधन याद कराए थे कि नहीं कराए थे। और सर हाँ, इसी प्रकार से एक दिन लगभग सभी संविधान संशोधन, सभी अनुच्छेद मैं आप लोगों को लाइव क्लास में याद करवाऊंगा। और आप सब लोग ना कॉपी लेके बैठोगे ना पेंसिल लेके बैठोगे, आई कांटेक्ट करके बैठोगे बस, और उसी से याद करा दूंगा, बहुत है। तो प्रथम संवैधानिक संशोधन क्यों हुआ था, क्योंकि हमारे यहां पर कुछ कानून थे भूमि संबंधी, ठीक है ना, भूमि संबंधी कानून थे। अब भूमि क्या है, संपत्ति, संपत्ति के लिए क्या आर्टिकल 31, और वो क्या था, फंडामेंटल राइट था। तो जब भी कोई भूमि से संबंधित कानून बनाया जाता था तो लोग कहते थे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, ठीक है, और कोर्ट में चले जाते थे। सरकार कोई कानून लेके आती थी तो भी कोर्ट में चले जाते थे, जिस सरकार का कानून ही खराब है। तो हमारे लोगों ने सोचा कि यार क्या किया जाए, उन्होंने कहा कि अनुसूची बनाओ, 9वीं अनुसूची, एक 9वीं अनुसूची बनाओ, और उस सब में क्या करो, वो सारे एक्ट उस 9वीं अनुसूची में डाल दो और उसमें लिख दो कि इस पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। तो कोई भी कानून अगर अनुसूची 9 में पड़ा हुआ है, ठीक है नहीं, तो अनुसूची 9 बनाई गई। अब 9वें में क्या हुआ कि जमींदारों के पास जमीनें थी। अब सरकार ने कहा जमींदारों से कि तुम्हें अपनी भूमि किसानों को देनी पड़ेगी। जमींदार की जमीन, उसकी संपत्ति जा रही है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, पैसा वाले थे, और कानून वहां लटक गया। अब कानून जब लटक गया तो क्या किया जाएगा, तो इन्होंने अनुसूची 9 बनाई।
और उन्होंने देखा कि एक काम करते हैं कि पहले संविधान के संशोधन से, ठीक है, को सारे कानूनों को उसमें डाल देते हैं, उसमें लिखते हैं कि इसमें न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। तो अगर कोई कानून अनुसूची 9 में पड़ा हुआ तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। हालांकि अब स्थिति बदल गई है, लेकिन उस समय की बात कर रहा हूं तो यही था, ठीक है। तो भूमि सुधार कानून के कारण, है ना, ये था भूमि सुधार कानून के कारण। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब देश आजाद हुआ था तो उप प्रधानमंत्री थे। क्या सर उप प्रधानमंत्री कौन से आर्टिकल में आता है? एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी, सारे के सारे एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कि उप प्रधानमंत्री कौन से अनुच्छेद में, कौन से आर्टिकल में आता है? बताइए। आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 76, इनमें से कोई नहीं। बताओ कितने लोग बता पाएंगे? उप प्रधानमंत्री कौन से आर्टिकल में आता है? तो याद रखो, किसी में नहीं आता। यह संवैधानिक पद नहीं है, यह राजनीतिक पद है। राजनीति में बने रखने के लिए, अपने दलों को संतुष्ट करने के लिए यह पद सृजित किया गया था। यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालव का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीप का पठार। अरावली और विंध्य के मध्य पूछ रहा है ना। सवाल का जवाब बता दूं जब तक। अरावली अगर देखा जाए तो अरावली ऐसे है और विंध्य कैसे ऐसे है। यहां के बीच में एक है पठार, कौन सा है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीप का पठार। यहां पर ये सब लोग आपको बताना है। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए मालवा का पठार इज द राइट आंसर। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। देखो अब कितना मजेदार प्रश्न है। हमारे यहां पे 3 सूचियां हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। संघ सूची पर संसद कानून बना सकता है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, समवर्ती पर दोनों बना सकते हैं। लेकिन हमारे संविधान में कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जब राज्य सूची पर संसद भी कानून बना सकता है। बात यह है, पहली क्या दे रखी है कि अगर राज्यसभा ठीक है, राज्य सूची के किसी भी विषय को, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित में घोषित कर दे, राष्ट्रीय हित में घोषित कर दे तो बन सकता है। दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। तीसरा, जब 2 या 2 से अधिक राज्य सहमत हों। चौथा, अंतरराष्ट्रीय शांति को स्थापित करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय संधि को स्थापित करने के लिए राज्य सूची में भी कानून बनाना भाई तो संसद कानून बना सकती है। तो संसद को काफी अधिकार दे रखे हैं, एक्स्ट्रा अधिकार भी दे रखे हैं। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। तो राष्ट्रपति से यदि राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे, हाँ, यदि राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में, तो 1 वर्ष तक संसद उस पर कानून बना सकती है। इकहत्तर। अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष उपरांत कलिंग युद्ध हुआ था? बताओ। अशोक राजा बन गया था और उसके कितने दिनों के बाद उसका राज्याभिषेक हुआ था, है ना? ये बताओ अगला प्रश्न क्या होगा। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? अशोक के राज्याभिषेक के, ठीक है, 1 वर्ष के बाद कलिंग युद्ध हुआ था और उसके बाद तो भाई साहब ने हत्या डाल दी है। तो आपको पता ही है, शांति में आ गई, इन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया। कहीं कहीं ग्रंथों में यह भी मिलता है कि अकबर कलिंग युद्ध से पहले ही बौद्ध धर्म अपना चुका था, ठीक है, और कुछ किताबों में ये मिलता है कि बाद में अपनाया था। तो दोनों ही चीजें हैं, ठीक है, याद रखो।
सल्तनत काल में प्रांतीय गवर्नरों का क्या पद नाम था? वली, मुक्ति या मुक्ताई, नायब या उपरोक्त में से सभी। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? उपरोक्त सभी। सभी यानी प्रांतीय गवर्नरों को सभी नामों से जाना जाता था, बली नाम से, मुक्ति या मुक्ताई, नायब के नाम से, सबके नाम से जाना जाता था, याद रखना। तो आज के लिए अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है 75 वाला। निम्न में से किसे जंगल में आग कहा जाता है ना? जंगल में आग कहा जाता है, 75 वाला प्रश्न है, 75। तो जंगल में आग किसको कहा जाता है? तो पलाश के फूल को कहा जाता है। पलाश के फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, याद रखना। अब जो हमारी कल क्लास होगी, आज थोड़ी सी छोटी क्लास ले पा रहा हूं, उसके लिए मुझे खेद है, ठीक है नहीं, क्योंकि कल आप सब लोगों को इलाहाबाद आना है। इलाहाबाद कल हम आप लोगों से मिलेंगे, ठीक है ना? तो आप मिलें, जरूर आए, ठीक है नहीं? बहुत बढ़िया जगह है। अगर आपको वहां पे आने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस नंबर को लिख लें, 8368775254। इस समय पर हम इलाहाबाद में ही घूम रहे हैं। अगर आपको इलाहाबाद में हमसे मिलने आना है तो आ सकते हैं, ठीक है? कल जरूर आए, है ना? बहुत बढ़िया सेमिनार होगा, आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा, आपके मन में जो प्रश्न उद्भूत हो रहे हैं उन सवालों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन एक काम आप लोगों को करना है, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक जरूर कर देना, और जिन्होंने अभी तक 5 रुपए वाला सब्सक्रिप्शन नहीं लिया वो उसको जरूर ले लें।